समय की बात है। चिरियांटोला नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में बंसीलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी झुमकी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बंसीलाल की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम झिलमिल था। वह पूरे गांव की लाडली थी। बंसीलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। उसके पास खेती के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वह सब्जियों की खेती करता था। जब सब्जियां तैयार हो जाती तो बंसीलाल उन्हें गांव के बाजार में ले जाकर बेचता। इन्हीं सब्जियों को बेचकर उसका घर किसी तरह चल पाता था। इस बार बंसीलाल ने अपनी जमीन में आलू की फसल लगाई थी। वह रोज सुबह सुबह खेत में जाकर पौधों की देखभाल करता ताकि फसल अच्छी हो और घर में खुशी लौट सके। अरे ओ भाग्यवान, तुम देख तो रही हो ना, इस बार हमारे आलू की फसल कितनी लहलहा रही है। लगता है इस बार भगवान ने हमारी सुन ली है। फसल की पैदावार देखकर तो दिल गदगद हो गया। अगर सब ठीक रहा तो इस बार अच्छा मुनाफा होगा। झिलमिल के लिए वो लाल चूड़ियां जरूर लाऊंगा जिन पर उसकी नजर थी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार तो वाकई हमारी आलू की फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। बस अब हमें जल्दी से फसल की कटाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। मौसम का कोई भरोसा नहीं, कहीं देर ना हो जाए। और इस बार जब पैसे आएंगे तो हम अपनी बिटिया झिलमिल का दाखिला अच्छे स्कूल में करवाएंगे ताकि वो भी पढ़ लिख कर कुछ बन सके, हमारी तरह खेतों में पसीना न बहाना पड़े। हाँ झुमकी, तुम ठीक कह रही हो। हम अपनी बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में ही करवाएंगे। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मगर एक बाप के पास अपनी औलाद के लिए सपने जरूर होते हैं और मैं ये सपना पूरा करके ही दम लूंगा। कम से कम झिलमिल को उस तंगी और मेहनत की जिंदगी से दूर रख सकें, यही हमारी असली कमाई होगी। और हाँ, जब कुछ पैसे बच जाएंगे तो सबसे पहले मैं एक साइकिल खरीदूंगा। हमारी झिलमिल रोज नन्हे नन्हे कदमों से मीलों पैदल स्कूल जाती है। दिल टूट जाता है उसे थकते हुए देखकर। अब नहीं, इस बार वो भी औरों की तरह साइकिल पर बैठकर स्कूल जाएगी। अरे बंसीलाल, तुम दोनों यहाँ खेत के बीच खड़े होकर आखिर कौन सी गहरी बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं तुलसीराम भाई, बस अपनी आलू की फसल की बात कर रहे थे। इस बार खेत में बड़ी अच्छी पैदावार हुई है। मन खुश हो गया फसल देखकर। सोच रहे थे कि अगर सब ठीक रहा तो इस बार कुछ सपने भी पूरे हो जाएंगे। बंसीलाल भाई, ये बात तो सही है कि तुम्हारी आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तुम्हें दुगना मुनाफा होने वाला है। लगता है इस बार तुमने दिल लगाकर बहुत मेहनत की है। बंसीलाल भाई, अगर तुम्हें आलू की फसल बेचनी होगी तो मुझे बताना। मैं शहर में एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारे इस फसल के बदले बहुत अच्छी कीमत देगा। अगर तुम्हारा मन हो तो मैं तुम्हारी बात उससे करवा सकता हूँ। हाँ तुलसीराम भाई, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात करूंगा। अगर वो सच में अच्छा दाम देंगे तो बहुत मदद हो जाएगी। इस बार फसल इतनी अच्छी है, उम्मीद है कि अच्छा मुनाफा मिलेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, शाम को मिलकर सब तय कर लेंगे। वे लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे। तभी अचानक तेज हवाओं का एक जोरदार झोंका आया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि खेतों में खड़े पेड़ भी झूमने लगे। जैसे जैसे हवा की गति बढ़ी, आकाश में घने बादल घिरने लगे और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमारी आलू की फसल पूरी तरह से खराब हो जाएगी। हे भगवान, बस अब यह बारिश जल्दी ही थम जाए। बारिश की बूंदें जैसे बंसीलाल की चिंता को और बढ़ा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सारी उम्मीदें और सपने अब पानी में बहने वाले हैं। सुबह होते ही किसान अपने अपने खेतों में पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी फसलों को देखा, उनका दिल टूट गया। तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। किसान चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। उनके चेहरों पर निराशा और चिंता थी। किसी के पास शब्द नहीं थे। बंसीलाल भी अपनी फसल को देखता हुआ खड़ा था। उसे अपनी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद होती हुई महसूस हो रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया हमारे साथ।
इस बार तो मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब क्या होगा? हम क्या करेंगे अब? हमारी सारी मेहनत पानी में बह गई। ये देखिए, पूरे खेत में पानी भर गया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तभी बंसीलाल की नजर उसके खेत के एक ऊंचे हिस्से पर पड़ी, जहां कुछ फसलें बची हुई थीं। यह हिस्से में खेत थोड़ी ऊंचाई पर था और उस कारण वहां की आलू की फसल पानी में डूबने से बच गई थी। बंसीलाल की आंखों में एक आशा की किरण जागी। वह जल्दी जल्दी उन बची हुई फसलों को इकट्ठा करता है और उन्हें ध्यान से निकालकर घर की ओर ले जाता है। देखो झुमकी, बचे हुए फसल इकट्ठा करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाई। हमने अपनी फसल पर कितनी मेहनत की थी, मगर इस बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। बस इतने ही आलू बचे हैं, और इतने से आलू में क्या होगा? आखिर ये थोड़े आलू कितने दिन चल पाएंगे? लगभग ये तो एक सप्ताह ही चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गांव के सभी किसानों का भी यही हाल है। उनकी स्थिति हमारी जैसी दयनीय है। इस बारिश ने तो किसानों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है, और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिनके पास कमाई का यही एकमात्र जरिया है। अजी, जो होना था वो तो हो गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? आप थोड़ी हिम्मत रखिए। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता शुरू कर देते हैं। हम और कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अजी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम आलू के पकौड़े बेचें। आलू के पकौड़े लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर थोड़ी बहुत आमदनी हो ही जाएगी, जिससे हमारे घर का गुजारा चल सके। इस समय बारिश हुई है और मौसम अभी अच्छा है, तो लोग गरम गरम पकौड़े खाना पसंद करेंगे। झुमकी, तुम तो ठीक ही कह रही हो, मगर क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी? झिलमिल की पढ़ाई, बूढ़ी अम्मा की दवाइयां, घर का राशन, ये सब कैसे चलेगा? पकौड़े बेचकर थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, मगर इतने से पूरा घर कैसे चलेगा? मुझे डर है कि कहीं ये बस एक दिन की उम्मीद ना निकले। अजी, हमें एक कोशिश तो करके देखनी ही चाहिए। शायद हमारी मेहनत इस बार रंग ले आए और हमें वो रास्ता मिल जाए जिसकी हमें जरूरत है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो जानेंगे भी नहीं कि क्या हो सकता था। हो सकता है यही छोटा सा कदम हमें एक नई शुरुआत दे दे। अच्छा तो ठीक है, भाग्यवान। हम कल से ही आलू के पकौड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करते हैं। और वैसे भी तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाती हो। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को तुम्हारे पकौड़े जरूर पसंद आएंगे। हो सकता है यहीं से हमारी किस्मत पलट जाए। अगले ही दिन से बंसीलाल और झुमकी आलू के पकौड़े बनाने में जुट जाते हैं। दोनों सुबह सुबह उठकर खूब मेहनत करते हैं और घर पर ही सारा सामान साफ सुथरा और अच्छे से तैयार कर लेते हैं। झुमकी पकौड़ों का मसाला और बैटर बनाती है, तो बंसीलाल ठेले पर सारा सामान सजाता है। बाजार पहुंचते ही वह एक कोने में अपना ठेला खड़ा करता है। बंसीलाल के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उनकी खुशबू ही लोगों को खींच लाती है। देखते ही देखते उसके ठेले के पास भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई बंसीलाल के गरम गरम पकौड़े की तारीफ करता है। क्या बात है बंसीलाल भाई, अब पकौड़े बेचने लगे? खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? अरे नहीं भाई, खेती तो अब भी दिल में बसी है, मगर जब खेत ने साथ छोड़ दिया तो मजबूरी में ये रास्ता अपनाना पड़ा। इस साल की भारी बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। खेत में कुछ बचा ही नहीं। अब मेरे पास कमाई का बस यही एक जरिया है। बस यही सोचकर पकौड़े बनाने शुरू किए हैं कि किसी तरह ये बिक जाएं और हमारे घर का गुजारा ठीक से चलता रहे। मेहनत तो अब भी वही है भाई, बस जरिया बदल गया है। कुछ ही दिनों में बंसीलाल के पकौड़ों की अच्छी खासी बिक्री होने लगी। लोग उसके ठेले से रोज गर्मा गर्म पकौड़े लेने आने लगे और स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे। जो नुकसान बंसीलाल को खेती में हुआ था, उसकी कुछ हद तक भरपाई पकौड़े बेचकर हो गई थी। अब उसका ठेला ठीक ठाक चलने लगा था और जो भी आमदनी होती वह घर के खर्चे में लग जाती। लेकिन धीरे धीरे एक नई चिंता सामने आने लगी। पकौड़ों के सामान के लिए अब और पैसे की जरूरत पड़ने लगी थी। तेल, बेसन, मसाले सब महंगे हो रहे थे और आमदनी का बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो जाता था। यही सोच सोचकर बंसीलाल परेशान रहने लगा। उसे चिंता थी कि अगर सामान के लिए पैसे न जुटे तो काम ठप हो जाएगा। तभी उसके पास गांव का एक आदमी आता है जो बंसीलाल की हालत देख रहा था और शायद कुछ कहना चाहता था। अरे बंसीलाल भाई, कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पर चिंता छाई रहती है। सब ठीक तो है? क्या बताऊं महेश भैया, इस बार की बाढ़ ने तो कमर ही तोड़ दी। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई और बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
किसी तरह हिम्मत जुटाकर ये पकौड़े का काम शुरू किया है, मगर अब दिक्कत ये है कि सामान लेने के लिए पैसे ही नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा पैसे का जुगाड़ कैसे करूं। कहीं से कुछ उम्मीद भी नहीं दिख रही। अरे बंसीलाल, अगर मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गांव के जमींदार धनीराम जी से उधार ले लो। धनीराम सेठ बड़े दिल वाले आदमी हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगे तो तुम आराम से पैसे वापस कर देना। धन्यवाद महेश भैया, आप सही कह रहे हो, शायद यही एक रास्ता हो। बंसीलाल महेश की बात से सहमत होकर गांव के जमींदार धनीराम सेठ के घर की ओर चल पड़ा ताकि कर्ज के लिए उनसे मदद ले सके। धनीराम सेठ का घर बड़ा और आलीशान था और बंसीलाल को थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अब किसी तरह मदद की जरूरत थी। बस यह कर्ज मिल जाए तो शायद घर का गुजारा थोड़ा आसान हो जाए। मालिक, इस साल मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? जब मेरी मेहनत रंग लाएगी तब मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। बंसीलाल, मैं तुम्हें उधार पैसे दे दूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना होगा। जब तक तुम मुझे मेरे पूरे पैसे ब्याज सहित वापस नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा गिरवी रखा हुआ सामान मेरे पास रहेगा। समझ लो बंसीलाल, यह उधार तुम्हारे लिए एक मौका है, लेकिन मुझे भी अपनी सुरक्षा चाहिए। जब तक तुम कर्ज चुकता नहीं करते, तब तक तुम्हारा सामान मेरे पास रहेगा। मालिक, अभी तो मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो मैं आपके पास क्या गिरवी रखूं? कृपा करके आप मुझे ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपना काम चला सकूं और जल्दी ही पैसे वापस कर सकूं। क्या बंसीलाल, तुम्हारे पास कैसे कुछ नहीं है? तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, तुम वही मेरे पास गिरवी रख सकते हो। तुम्हारी जमीन की कीमत बहुत है और उसे गिरवी रखने से मुझे कोई चिंता नहीं होगी। बस तुम मुझे समय पर पैसे वापस कर देना। मालिक, मेरी जमीन ही मेरे लिए सब कुछ है और अगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो मैं अपनी जमीन आपके पास गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बंसीलाल, मैं तुम्हारी जमीन गिरवी रख लूंगा, लेकिन याद रखो ब्याज तो मुझे अच्छे से मिलना चाहिए। तुम्हें हर महीने ब्याज चुकाना होगा और अगर समय पर नहीं दिया तो जमीन मेरी हो जाएगी। मालिक, मेरी जमीन ही मेरे लिए सब कुछ है और यह मेरे परिवार का सहारा है। मैं जानता हूँ कि आपकी शर्तें मेरे लिए बहुत कठोर हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं इस जमीन को आपके पास गिरवी रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही हालात सुधर जाएं ताकि मैं इसे वापस पा सकूं। बंसीलाल ने धनीराम सेठ से पैसे लेकर अपने व्यापार के लिए आवश्यक सामान खरीदा। झुमकी, मैंने बड़ी मजबूरी में जमींदार धनीराम से कुछ पैसे उधार लिए हैं। इसके बदले में मुझे अपनी जमीन उनके पास गिरवी रखनी पड़ी। अब जब तक मैं उनका सारा कर्ज ब्याज समेत नहीं चुका देता, हमारी जमीन उनके कब्जे में रहेगी। मुझे पता है यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। क्या तुम मेरे साथ हो झुमकी? क्या आपने अपनी जमीन उस लालची जमींदार धनीराम के पास गिरवी रख दी? आपको पता है ना वो कितना चालाक और मक्कार आदमी है। अगर जरा सी भी देर हुई तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। उसने तो औरों की भी जमीन इसी तरह छीन ली है, आप जानते हैं ना। मुझे पता है झुमकी कि वो जमींदार लालची और चालाक है, मगर उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हमारे पास न पैसे थे न रास्ता, बस एक उम्मीद थी, मेहनत की। मैं जानता हूँ हमने जोखिम उठाया है, मगर हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और मैं वादा करता हूँ समय पर उसका सारा कर्ज ब्याज समेत चुका देंगे। मैं तुम्हें और झिलमिल को यूं बेघर नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे बंसीलाल का व्यापार बहुत अच्छा चल पड़ा और उसकी आलू के पकौड़े की बिक्री होने से उसकी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी। 18 दिन के अंदर बंसीलाल ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपने खेतों में फसल बोने की स्थिति में आ गया। अच्छी गुणवत्ता का खाद और बीज खरीदा और अपने खेतों में फिर से खेती शुरू कर दी। बंसीलाल ने दिन रात एक करके अपने खेत में मेहनत की और कुछ दिनों के बाद बंसीलाल की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल फिर से एक बार तैयार हो गई। जमींदार धनीराम बहुत ही चालाक और बेईमान इंसान था। वह हमेशा लोगों को ब्याज पर पैसे देता और 2 गुना ब्याज वसूल करता। धनीराम कभी कभी तो गरीब किसानों की जमीन भी हड़प लिया करता था। जमींदार धनीराम की नजर हमेशा से ही बंसीलाल की जमीन पर थी। वह किसी भी तरह बंसीलाल की जमीन हड़पना चाहता था। उसने एक दिन बंसीलाल को बर्बाद करने की योजना बनाई और अपने आदमियों को भेजकर बंसीलाल के खेतों में कुछ गायें छोड़ दी
ताकि वो बंसीलाल की फसल को बर्बाद कर सकें। बंसीलाल जब रात में अपने खेतों की रखवाली करने गया, तब उसने देखा कि उसकी फसल में कुछ गायें घुसी हुई हैं और उसकी फसल को बर्बाद कर रही हैं। उसने अपने खेतों से गायों को हटाना शुरू किया। गायों ने भी ज्यादा फसल बर्बाद नहीं की थी, क्योंकि समय रहते बंसीलाल ने उन्हें खेत से निकाल दिया था। गायों का शोर सुनकर झुमकी भी वहां तुरंत ही पहुंच जाती है और खेतों की ऐसी हालत देखकर बंसीलाल से कहती है, अजी देखिए, हमारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। मुझे तो साफ लग रहा है कि ये कोई साधारण बात नहीं है। जरूर ये किसी की साजिश है, और वो कोई और नहीं, वही जमींदार धनीराम होगा। वो शुरू से ही हमारी जमीन हड़पने के पीछे पड़ा है। वो आदमी तो बिल्कुल कुत्ते की दुम जैसा है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। हाँ झुमकी, तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सब जरूर धनीराम सेठ जी ही करवा रहे हैं। मगर अब तुम चिंता मत करो। अब से मैं खेत में ही सोया करूंगा और अच्छे से खेत की रखवाली करूंगा, ताकि कोई भी हमारे खिलाफ साजिश ना कर सके। किसी को भी हमारी मेहनत को बर्बाद करने का मौका नहीं मिलेगा। बंसीलाल ने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह अपने खिलाफ किसी को भी साजिश में कामयाब नहीं होने देगा। वह अपने खेतों की रखवाली अच्छे से करेगा, ताकि उसकी मेहनत की फसल बर्बाद न हो जाए। अगले दिन जैसे ही सेठ धनीराम को यह पता चलता है कि बंसीलाल की फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी योजना असफल हो गई है, वह फिर से नई योजना बनाने में लग जाता है। इस बंसीलाल को तो मैं बड़ा ही कमजोर समझ रहा था, मगर ये तो बड़ा तेज निकला। लगता है अब तो कोई दूसरी तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। मन तो कर रहा है कि इसके खेत में आग लगा दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जमींदार धनीराम बंसीलाल की फसल को आग लगाकर उसकी सारी मेहनत को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही जमींदार मिट्टी के तेल का फसलों पर छिड़काव करने जाता है, तो झुमकी उसे वहां देख लेती है। झुमकी पहले से ही ताक में थी। वह जानती थी कि जमींदार जरूर दोबारा उसकी फसल को बर्बाद करेगा। ये फिर से आ गया हमारे खेतों की फसल को बर्बाद करने के लिए। लगता है इसे अब सबक सिखाना पड़ेगा। अभी बताती हूँ इसको। ये समझता क्या है? हमारी मेहनत की कीमत नहीं है क्या? हमारे खून पसीने की मेहनत को जलाने की इजाजत नहीं दे सकते हम। अब इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, ताकि इसे समझ में आए कि किसी गरीब की मेहनत से खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ता है। झुमकी ने जोरदार तरीके से डंडा मारा और जमींदार तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर झुमकी तुरंत शोर मचाती है और गांव वाले दौड़ते हुए आ जाते हैं। गांव वालों के इकट्ठा होने पर झुमकी ने सबको जमींदार के बुरे इरादों के बारे में बताया। देखिए गांव वालों, ये जमींदार हमारी फसल को बर्बाद करने आया था। ये हमारी फसल में आग लगाने वाला था। मिट्टी के तेल का छिड़काव करके ये पूरी फसल को नष्ट करने आया था। अगर हम इसको वक्त पर पकड़ ना लेते, तो हम इस जमींदार के पैसे वापस नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में हमारी हालत बहुत खराब हो जाती। लेकिन अब इसकी साजिश का खुलासा हो गया है। इसने अपनी लालच के कारण हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। गांव वालों ने देखा कि जमींदार के हाथों में सच में मिट्टी के तेल का डिब्बा था, जिसे वह बंसीलाल की फसलों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए और उन्होंने उसकी साजिश को तुरंत समझ लिया। सेठ धनीराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बंसीलाल की फसल को बर्बाद करने की तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि यह हमारी जमीन और हमारी मेहनत है, और किसी को भी हमें नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। ये सेठ बहुत ही लालची है। ये हमेशा से ही गांव वालों का फायदा उठाने की कोशिश करता है, मगर आज इसकी असलियत सबके सामने आ गई है। सबको इसकी साजिश का पता चल गया है। अब से हम सब मिलकर इस लालची जमींदार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसने किसानों को हमेशा अपना गुलाम समझा था, लेकिन आज उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। सेठ धनीराम, हमने तुम पर कितना भरोसा किया था, और तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया और उसका गलत फायदा भी उठाया। हम लोग जानते हैं कि बंसीलाल ने अपने खेत पर दिन रात एक करके पसीना बहाया है, और यह एक बहुत ही मेहनती इंसान है, और तुमने इसके साथ जो छल किया है वो माफ करने लायक नहीं है। तुमने न सिर्फ उसकी मेहनत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, बल्कि पूरे गांव की एकता और भरोसे को भी ठेस पहुंचाई है। अब गांव के लोग तुम्हारे लालच और धोखेबाजी को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था और इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था। बंसीलाल, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे खेतों के लिए लालची हो गया था। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
सेठ जी, आपकी माफी पर हमें कोई भरोसा नहीं है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा विश्वास है। अब हम न तो आपसे कभी उधार लेंगे और न ही आपकी चालाकी और लालच का कभी शिकार बनेंगे। गांव वाले अब जाग चुके हैं और अब कोई भी आपकी बातों में नहीं आने वाला। अब धनीराम की सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने आ चुकी थी। उसकी असलियत जानकर सभी गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उसे जमकर खरी खोटी सुनाई गई और वह शर्म से सिर झुकाए चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उधर बंसीलाल ने अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को बेचकर सारा पैसा इकट्ठा किया। कुछ ही दिनों में उसने धनीराम से लिया गया सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया। इस तरह बंसीलाल को अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपनी जमीन वापस मिल गई। वह अपने परिवार के साथ एक सुखी और सम्मानजनक जीवन बिताने लगा। सेठ धनीराम की सारी चालाकी और मक्कारी के बावजूद आखिरकार सच्चाई और मेहनत की जीत हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।